दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों मिनरल्स वाले चैप्टर में अगले टॉपिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। याद रखिए भारत के भूगोल का 44वां लेक्चर है आपके सामने, जिसमें मैं आज समझाने वाला हूं आपको कि खनिजों का वर्गीकरण कैसे होता है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अपने आप में बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है और आपको अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से चैप्टर भी आपको समझ में आएगा और कभी भी इस चैप्टर से गलती नहीं होने पाएगी। ठीक है, तो स्पेशली आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है खनिज के बारे में, और मैं सिर्फ आज इस बात पर फोकस करूंगा कि भारत में खनिज कहां-कहां पर पाए जाते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दूंगा। और मेन टारगेट होगा आपको यह सिखाना कि पहले आप ये पहचान जाओ कि कौन सा खनिज धात्विक होता है, कौन सा खनिज अधात्विक होता है, कौन सा ईंधन खनिज होता है, कौन सा लौह होता है, कौन सा अलौह होता है। तो तमाम बातें हैं जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे और इसके बाद हमारा और अच्छे से चैप्टर ये चल पाएगा। दोस्तों स्टडी 91 का एप्लीकेशन आ चुका है, तो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो मेरे हिसाब से आपकी पढ़ाई और भी बेहतर हो पाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। दोस्तों पहला टॉपिक है कि खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण दोस्तों मैंने आपको बताया था खनिज क्या होता है। ठीक है, तो याद रखेगा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में। दोस्तों वैसे देखा जाए तो कहा जाता है कि खनिजों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? खनिज को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वो भाग कौन कौन से हैं तो याद रखेगा, पहला है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज। धात्विक मतलब जिसमें धातु आते हैं, ठीक है, अधात्विक मतलब जिसमें अधातु आते हैं। अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि सर धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, अभी वो भी आपको बताता हूं। आज इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक हो गया धात्विक खनिज, दूसरा हो गया अधात्विक खनिज और तीसरा हो गया ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज को 2 नामों से जाना जाता है, ऊर्जा खनिज, ईंधन खनिज, एनर्जी। ठीक है, तो याद रखेगा एनर्जी मिनरल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके 3 प्रकार हैं। वापस से दोस्तों जब आप धात्विक खनिज पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि 2 टाइप में और भी बढ़ जाता है धात्विक खनिज। एक होता है लौह धात्विक खनिज, एक होता अलौह धात्विक खनिज। लौह माने क्या होता है? जहां पर लोहे की मात्रा होती है। ठीक है, जहां पर लोहे की मात्रा ज्यादा है वहां पर लौह खनिज होता है, जहां लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है वहां पर क्या होता है? अलौह खनिज होता है। तो एक खनिज में ही पार्ट बटा हुआ है, बाकी अधात्विक खनिज का कोई पार्ट नहीं होता और ना ही आपके ईंधन खनिज का कोई पार्ट होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को मैं आपको क्लियर कराता हूं, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा डाउट आता है। तो डाउट ना आने पाए उसीलिए ये टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहली बात आती है दोस्तों कि धात्विक खनिज क्या होता है। धात्विक, धातु को इंग्लिश में मेटालिक बोलते हैं। मेटल, मेटल माने होता है धातु, और धात्विक को क्या बोला जाएगा? मेटालिक बोला जाता है। तो मेटल से बना मेटालिक, जैसे धातु से बना धात्विक। ठीक है, तो अगर धात्विक खनिज यानी मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? लिख रहा है ऐसे खनिज जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त होता है। मैंने क्या बोला यहां पर? जिन्हें गलाने से, मतलब वो शुद्ध रूप में नहीं अवेलेबल होता है, जब उसको गलाओगे तो उससे जाकर के धातु प्राप्त होता है। ये जो धातु मिलते हैं ये बड़े लचीले होते हैं, बड़े सॉफ्ट टाइप के होते हैं। इनको पीट करके कोई भी रूप दिया जा सकता है। मन कहे तार बना दो, मन कहे पतली चद्दर बना दो, मतलब किसी भी आकार में इनको ढाला जा सकता है। ठीक है, इसीलिए इनको धातु कहा जाता है। तो याद रहेगा आपको, 3 बात याद रखें। कर ऐसे खनिज जिनको गला करके धातु बनाया जा सकता है और पीट करके उन्हें कोई भी रूप दिया जा सकता है, इनके अंदर अपनी चमक होती है, उसे क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। दूसरा लिख रहा है कि इसी धात्विक खनिज को 2 भागों में बांटा गया। एक है लोहांश खनिज जिसको लौह खनिज भी कहते हैं, दूसरा है अलौह धातुएं, यानी लौह धातुएं और अलौह धातुएं। तो लौह माने लोहा, लौह माने क्या होता है? लोहा। ठीक है, लोहा जो है तद्भव शब्द है, लौह जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, इसको याद रखेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ताम्र होता है ना, तो ताम्र क्या है? ये तत्सम है, और ताम्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तांबा बोलते हैं ना, तांबा। तो तांबा क्या हो गया? ये आपका तद्भव हो गया। उसी तरह से याद रखिए जो लौह शब्द है ये क्या है? ये तत्सम शब्द है, और जो लोहा शब्द है क्या है? याद रखिएगा ये लोहा तद्भव शब्द है। तो आपने पढ़ा होगा हिंदी में, तो ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है लोहांश खनिज। अब इसको कई नाम दे सकते हैं, कहीं कहीं पर लिखा होता है लोहांश खनिज। ठीक है,
कहीं कहीं पर लिखा होता है दोस्तों लौह धातुएं, क्या लिखा होता है, लौह धातुएं। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं, एक लौह होता है, दूसरा अलौह होता है। कर इसमें लौह अयस्क, ध्यान दीजिएगा, कर इसमें लौह अयस्क मैग्नीज जो कि इसी श्रेणी में आता है, क्रोमियम जो कि इसी श्रेणी में आता है। जरा याद करके बताइए, क्रोमियम के लिए मैंने क्या बताया था, क्रोमियम, क्रो माने कौवा, कौ माने उड़, तो ठीक है, उड़ीसा का लगभग एकाधिकार है क्रोमियम में, ठीक है, बताया था ना कल आपको, याद रखिएगा। अब मैं जब तक ये चैप्टर पढ़ाता रहूंगा ना, जहां जहां भी क्रोमियम मिलेगा ये बात आपको याद दिलाता रहूंगा, ताकि पॉइंट टू पॉइंट रोज हम लोग 4-6 ऐसी नई चीजों को याद करते रहे, ठीक है। तो याद रखिएगा, लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, टंगस्टन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, ठीक है, वेनेडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, बोरान हो गया, निकिल हो गया, इन सभी में लौह अंश पाए जाते हैं, इसीलिए इनको लौह खनिज के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो लौह खनिज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनमें से कुछ का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। लौह से लोहा तो आपको याद ही हो गया है, मैग्नीज आपको याद हो गया, ठीक है। दूसरा अगला है क्रोमियम, कोबाल्ट हो गया, बोरान हो गया, निकिल हो गया, इनको तो आप याद रख सकते हो ना। हाँ, ये आपके लिए नया है, टाइटेनियम, वेनेडियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, ये आपके लिए नया है, लेकिन बाकी की चीजें आप याद रख सकते हो। दूसरा अलौह धातुएं, अलौह जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता, जैसे तांबा हो गया, जैसे सीसा हो गया, जस्ता हो गया, कोबाल्ट हो गया। आप ऐसा करो ना, कॉपर और जस्ते को एक साथ कर लो, ठीक है। यहां पर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहां भी कॉपर जस्ता एक साथ मिलेगा, ठीक है। बाकी लेड माने पीबी हो जाता है, सीसा तो उसको भी याद रखेगा, बॉक्साइट हो गया, टीन हो गया, मैग्नीशियम, प्लेटिनियम, ये सब क्या होता है, ये सब अलौह धातुएं। घबराइए मत, आगे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें तो हम समझ के ही रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है दोस्तों अधात्विक खनिज क्या होता है। अब जैसे वो मेटेलिक मिनरल्स था, तो यहां पे अधात्विक मतलब नॉन मेटेलिक मिनरल्स आ जाएगा, ठीक है, नॉन मेटेलिक। अब नॉन मेटेलिक में जो मेटल नहीं होता है, जिसकी प्रकृति भंगुर होती है, ठीक है, वो होते हैं करा खनिज के वे अंश जिनमें धातु के अंश का अभाव होता है, इसीलिए तुमको अधातु कहा जाता है, उसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं, अधातु। और जो भंगुर प्रकृति का होता है अधात्विक खनिज कहलाता है। करा इन पर प्रहार करेंगे ये टूट जाएगा। धात्विक खनिज पर क्या करता है, गला करके उन्हें कोई भी रूप दिया जा सकता है, लेकिन इनको प्रहार करने पर ये प्रायः टूट जाया करते हैं, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे डोलोमाइट, चूना पत्थर, ठीक है। चूना पत्थर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, चूना पत्थर के लिए क्या बताया था, बताइए कौन सा, कुडप्पा शैल है ना, कुडप्पा शैल इसके लिए फेमस होती है। तो जहां जहां भारत में कुडप्पा शैल क्रम पाई जाती है, वहां वहां पर चूना क्रम से संबंधित, चूना पत्थर से संबंधित जो भी चीजें हैं, चाहे वो अभ्रक है, चाहे वो जिप्सम है, चाहे वो चूना पत्थर है, चाहे वो संगमरमर, ये सारी चीजें वहां आसपास क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो याद रखिए, अभ्रक, जिप्सम, पाइराइट, नमक, एस्बेस्टस, ठीक है, ये सभी जो चीजें हैं इन पर प्रहार करने से टूट जाता है और ये अधात्विक खनिज के रूप में जानी जाती हैं। अगला है ईंधन खनिज, जिसको मिनरल फ्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये मिनरल फ्यूल्स क्या होता है, ईंधन खनिज, ठीक है। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। करा इसके अंतर्गत आणविक खनिज आता है, कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, डीजल आता है, ये सभी को क्या बोला जाता है, ईंधन खनिज, जो हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भाई गाड़ी घोड़ा में या फिर किसी कंपनी में जो फैक्ट्रियां चलती हैं उसमें ईंधन चाहिए, तो ईंधन के रूप में आप क्या इस्तेमाल करते हो, या तो किसी तरह के आणविक खनिज का, या कोयला का, या पेट्रोलियम का, या डीजल का, मिट्टी का तेल, ये सब क्या हो जाएगा, सब ईंधन खनिज के उदाहरण है। या फिर प्राकृतिक गैस भी जो होता है वो भी ईंधन खनिज का उदाहरण है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको एक शब्द परेशान करने वाला है इस पूरे चैप्टर में, जिसका नाम है अपतट। क्या नाम है, अपतट। कई बार आपने सुना होगा भारत के अपतटीय क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये आपको बड़ा कंफ्यूज करता है, ठीक है। एक काम कर दो ना, तोड़ के अलग कर दो ना, अप अलग कर दो, तटीय अलग कर दो, अब आप आराम से बोल पाओगे, ठीक है। अपधन तटीय, अपधन तटीय। अच्छा बताओ, तट माने क्या होता है, तटीय माने क्या होता है। जो तटीय राज्य है, कौन सा तटीय राज्य, गुजरात तट पर है, महाराष्ट्र तट पर है, ठीक है, गोवा तट पर है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, ये सब तटीय राज्य है ना, है कि नहीं है। तो ये जो तटीय राज्य हैं इन्हीं को तटीय बोलते हैं। अपतटीय, उन तट से भी आप आगे निकल जाओ, उन तट से आगे निकल जाओ। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे संसाधन हमें समुद्र में भी मिलते हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, समुद्र के अंदर कैसे संसाधन मिलेंगे। हाँ भाई, समुद्र के अंदर संगमरमर नहीं मिलता है, कोयला नहीं मिलता है, लेकिन केवल यही संसाधन नहीं होते हैं, बहुत सारे संसाधन हमें समुद्र के अंदर भी मिलते हैं। सर आपके कहने का तात्पर्य है
कि संसाधन के लिए जरूरी नहीं कि केवल भूमि पर ही संसाधन मिलो या स्थल पर ही संसाधन मिलते हैं, ऐसा नहीं है, जल में भी बहुत सारे संसाधन मिलते हैं। जी हाँ, आज मैं उसकी भी चर्चा करूंगा ताकि आपके मन में कोई डाउट ना हो। तो दोस्तों यहां पे अगर तट की बात किया तो तट तो जो होता है वो हर राज्यों का अपना सीमा होता है, ठीक है, लेकिन अपतट मतलब उस तट से भी आप और आगे चले जाइए। क्या हो जाइए? और आगे। कहां चले जाए? समुद्र में। क्यों? क्योंकि वहां भी संसाधन मिलते हैं। सर कुछ एग्जाम्पल दीजिए ना कि कहां समुद्र में संसाधन मिलता है। दोस्तों महाराष्ट्र में एक जगह है हाई, क्या नाम है उस जगह का? नाम ही हाई। हाई में हाईफाई चीजें मिलती हैं, हाई में हाईफाई चीजें, क्या वहां पे पेट्रोलियम मिलता है, वहां पे प्राकृतिक गैस मिलता है। सर समुद्र के अंदर पेट्रोलियम मिलता है? हाँ, बहुत सारी मूवी बनी है, ठीक है, आप देख सकते हैं, मूवी का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन हॉलीवुड की बहुत सारी मूवियां हैं जहां पर जो है पेट्रोलियम मिले हैं समुद्र के बीच में, तो वहां से जाकर के निकाला जाता है, ठीक है, बहुत टेक्निक होती है, बहुत तरीके से उनको निकाला जाता है, ठीक है। तो बॉम्बे में जो हाई है ना, ये हाँ, तो बात ये आती है, कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस भी राज्य में खनिज संसाधन पाए जाते हैं या जो खान होते हैं वहां पर उनका अधिकार होता है, वो उससे संबंधित नियम कानून बना सकते हैं। भाई कितना उत्पादन करना है, कितना रिजर्व रखना है, तमाम चीजें वो कर सकते हैं। लेकिन ये जैसे जो मुंबई में जो हाई वाला क्षेत्र मिला है, क्या इस पर महाराष्ट्र राज्य सरकार का अधिकार है? तो उत्तर है नहीं। कल मैंने आपको यह भी बताया था कि अपतटीय क्षेत्रों में अगर कोई संसाधन मिलता है तो उस पर अधिकार केंद्र सरकार का हो जाता है। किसका? केंद्र सरकार का। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपतटी पहले तो बोलने नहीं आता था, अब आ गया, पहले मैं भी नहीं बोल पाता था, बार बार मैं इसमें बोलने में ना बड़ा अटपटा सा लगता है, फंस जाता था, ठीक है। तो बाद में मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ करना पड़ेगा इसका, ठीक है। फिर मैंने बड़ा ध्यान से देखा तो मुझे नजर आया अपधन तटीय, मामला ये है, तुरंत समझ में आ गया। तो देखिए वही बता रहा है, कह रहा अपतट किसे कहते हैं? कह रहा किसी भी देश के तट रेखा के आसपास के छिछले सागर के क्षेत्र को, जैसे आप तट से आगे बढ़ेंगे वो जो छिछला सागर होता है, भाई गहराई आगे जाने पे और गहरा होगा ना, स्टार्टिंग में तो छिछला सागर ही होगा, तो याद रखिए उसको अपतट के नाम से जाना जाता है। और यहां पर बहुत सारे समुद्री भंडार पाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे चीजों के बारे में देखते हैं। एक बार दोस्तों यहां पर कुछ डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, इतनी बात आप याद रखिएगा क्योंकि इस पूरे खनिज संसाधन चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे। तो कम से कम मेरे भाई आपको ये तो पता होना चाहिए कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है, कौन सा खनिज है, किसमें लोहा का अंश है, किसमें लोहा का अंश नहीं है। होता क्या है ना कि आप जनरली कैसे ये चैप्टर आज के पहले कैसे पढ़ते थे आप लोग? खाली यही ना, कोयला को सर्वाधिक कोयला झारखंड में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, 1 2 3 भारत कोयले के उत्पादन में फला स्थान रखता है, सोना के मामले में चीन का पहला स्थान है। ऐसे पढ़ेंगे तो याद कैसे होगा? कभी नहीं याद कर पाओगे, ठीक है। आप पहले सिस्टम पढ़ो, सिस्टम से जब आप पढ़ोगे तब आपको तरीका समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक होता है और अधात्विक होता है, ठीक है। चलो सबसे पहले अधात्विक पढ़ लेते हैं। अधात्विक मतलब जिन पर प्रहार किया जाएगा टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी प्रकृति भंगुर होती है, ठीक है। जैसे हीरा क्या है, यह अधात्विक प्रकृति का होता है, इसके अंदर धातु नहीं होता है। जैसे संगमरमर के लिए कौन सा जाना जाता है? अच्छा चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं। हीरा दोस्तों कहां पाया जाता है? आपने पन्ना रिजर्व का नाम सुना है? पन्ना का नाम सुना है? पन्ना दोस्तों मध्य प्रदेश में एक जगह है, उस पन्ना में हीरा बहुत पाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पन्ना मध्य प्रदेश से कई बार परीक्षा में यहां से पूछता है। संगमरमर सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो संगमरमर है वो कहां मिलता है? वो राजस्थान में मिलता है। तो मैंने कहा था आपसे मर यानी आप रेगिस्तान में पहुंच गए तो मर ही जाओगे बिना जल के। और यहाँ पे क्या मिलता है राजस्थान में? जिंक यानी जस्ते की सबसे अच्छी क्वालिटी आपकी राजस्थान में मिलती है। तो दोनों आप याद रखेगा। मकराना का नाम बताया था ना आपको, उसको आप याद रखेगा। करा चूना पत्थर जहां भी कुडप्पा क्रम की चट्टानें होंगी वहां चूना पत्थर की अधिकता देखी गई है, ठीक है। लेकिन इस पे भी वही हाल है, प्रहार करेंगे टूट जाएगा। अगला है ग्रेनाइट, ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट भी आप याद रखेंगे, ग्रेनाइट पर भी प्रहार करने पे टूट जाता है, ठीक है। दूसरा है अभ्रक, ठीक है। अभ्रक मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश का लगभग एकाधिकार है अभ्रक के मामले में, क्योंकि पूरे भारत में 94% या आप कह सकते हो कि 90% से ज्यादा अभ्रक का उत्पादन अकेले कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है। तो अभ्रक में मात्रा देखकर आप याद रख सकते हो। जिप्सम दोस्तों किसी संबंधित है? जिप्सम जो है ये चूना पत्थर से ही संबंधित है। सीमेंट उद्योग जो है ना उनको जिप्सम की बड़ी जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो याद रखेगा। उसी तरह से गंधक है, ये भी क्या है? अधात्विक खनिज होता है। पाइराइट है और एस्बेस्टस है। कैसे एस्बेस्टस वगैरह याद रखेंगे दोस्तों? एस्बेस्टस एक तरह का पत्थर होता है। आपने कभी संसद भवन देखा है? संसद भवन में दोस्तों एस्बेस्टस पत्थर लगाए गए हैं। ये पत्थर शरीर के लिए भी बड़ा नुकसानदायक होता है, इसीलिए एक नए संसद भवन बनाए जाने की मांग चल रही है।
उस पर सरकार ने जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया था। मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दिल्ली में बन रहा है, तो याद रखिएगा। तो एस्बेस्टस हो गया, पाइराइट्स हो गया, गंधक हो गया, जिप्सम हो गया, अभ्रक, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर और हीरा, ये सभी अधात्विक खनिज कहे जाते हैं। अब अगर कभी मैं आपको अभ्रक पढ़ाऊंगा ना, तो आपके मन में आ जाना चाहिए, अभ्रक के बारे में भी और भी बातें बताऊंगा, ठीक है, सभी चीजों के बारे में बताऊंगा डिटेल से जब वो एक एक पॉइंट में पढ़ाना शुरू करूंगा। लेकिन कम से कम इतनी बातें तो दोस्तों आप याद ही रखिएगा। जैसे ही मैंने अभ्रक बोला, आपके मन में आ जाना चाहिए अभ्रक, अच्छा अभ्रक मतलब क्या है, अधात्विक खनिज है। और अभ्रक किस बेल्ट में मिलता है, आंख बंद किया, मिडिल बेल्ट, कल मैंने पढ़ाया था मध्यवर्ती बेल्ट, ठीक है, मिडिल बेल्ट। तो मिडिल बेल्ट में अभ्रक पाया जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना मिडिल बेल्ट के हिस्से माने जाते हैं। ये सभी तथ्य कौन याद करेगा, आप याद करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों धात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्योंकि दो भागों में बढ़ जाता है, लौह और अलौह, यानी जिसमें लोहे का अंश होता है और जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है। तो कैसे पता करेंगे दोस्तों, एक चुंबक ले लेंगे, चुंबक जहां चिपक जाएगा या चुंबक जिस भी चीज को आकर्षित करेगा वो लोहे का अंश माना जाएगा, और जिस चीज को आकर्षित नहीं करेगा वो लोहे का अंश नहीं माने जाएगा। तो चलिए पहले हम अलौह वाला देख लेते हैं। दोस्तों आपके घर में तांबे और एल्युमिनियम के बर्तन तो होंगे, कंफर्म होंगे, ठीक है, सभी के घर में होंगे। अगर कोई चुंबक कहीं मिलता है तो आप एक बार एक काम करना, एक बार आप चिपका के देखना, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि तांबा और एल्युमिनियम को चुंबक आकर्षित नहीं करता है, ठीक है, याद रखेगा, तांबा और एल्युमिनियम को चुंबक आकर्षित नहीं करता है। जो टीन होता है उसको भी नहीं आकर्षित करता है, जो शीशा होता है उसको भी नहीं करता है, चांदी को भी नहीं करता है, प्लेटिनम को नहीं करता है। याद रखें दोस्तों, प्लेटिनम आपका धात्विक में आता है, जबकि हीरा आपका अधात्विक में आता है। तो बड़ी मुद्दे की बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब बाकी जिंक याद रखेगा, ठीक है, जिंक, जस्ता याद रखेगा। देखिए जिंक यहां पर है और संगमरमर यहां पर है, ठीक है, जिंक, जस्ता, तो याद रखेगा जब कॉपर आ गया तो जस्ता आ ही जाएगा। तो ये तीन चार चीजें तो आप याद ही कर सकते हो, कॉपर है, जस्ता है, एल्युमिनियम है, शीशा है, टीन है और क्या है, चांदी है, इतना तो आप याद ही कर सकते हो। बस एक एक्स्ट्रा है प्लेटिनम, उसको भी याद कर लो, ये हो जाएगा अलौह। क्या हो जाएगा, अलौह। सोना होना भी होता है अलौह, तो उसको भी याद रखेगा। बाकी लौह में कौन कौन सा आता है, तो लौह में पहला है लोहा, तो आएगा ही आएगा, ठीक है, मैग्नीज, ठीक, तो मैग्नीज को कैसे याद रखेंगे, तो दोस्तों मैगजीन याद कर लो, मैगजीन, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो रिवॉल्वर होती है या जो पिस्टल होता है माउजर, उसमें नीचे लगता है, ठीक है, तो आपको पता होगा, तो आप ऐसे याद कर लो, ठीक है। क्रोमियम, क्रोमियम नाम से ऐसा लग रहा है कि उसमें होगा ये मिला हुआ लोहे का अंश, ठीक है, क्रोमियम और निकल, और कोबाल्ट और टंगस्टन, इतना आप याद कर लो दोस्तों, कैसे भी करके ये लौह खनिज में आते हैं। दो तीन बार रीड करोगे याद हो जाएगा, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, ठीक है, दो तीन बार रीड करना पड़ेगा आपको, एक बार में चीजें नहीं याद आती है। अब हमसे पूछो, मैं आंख बंद कर, संगमरमर क्या है, वो अधात्विक में आता है, अभ्रक क्या है, अधात्विक में आता है, हीरा क्या है, अधात्विक में आता है, टंगस्टन क्या है, लौह धात्विक में आता है, ठीक है, ऐसे करके आप याद करोगे। चांदी क्या है, और लौह धात्विक में आता है। तो आप जब याद करोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा, ऐसे बोल बोल करके एक बार आप याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं आपको प्रेशर नहीं करता पढ़ने के लिए। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम अगले जब चैप्टर में आएंगे ना, तो वहां मैं पढ़ाऊंगा लौह अयस्क के बारे में, वो हमारा मेन पॉइंट होगा, और वहां मैं आपको बताऊंगा कि लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो लोहा की बात आ गई, तो मैंने कहा लौह अयस्क की बात भी एक बार आपके दिमाग में डाल ही देता हूं। वैसे ये चैप्टर हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार चर्चा करना चाहूंगा यहां पर, ठीक है दोस्तों। लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क क्या होता है दोस्तों, जो लोहा हम लोग देखते हैं ना, ये लोहा प्रकृति में इस तरह नहीं मिलता है। ये जो लोहा होता है ना, इसका एक अयस्क होता है। अच्छा, ये अयस्क शब्द कहां से आया, अयस्क जो शब्द होता है ना दोस्तों, ये जान लीजिए कि जैसे क्या होता है ना, जैसे आप मान लीजिए आलू खरीदते हैं, तो ऐसा नहीं लगा आलू को धुलते हैं और बना देते हैं, भाई आलू के ऊपर से छिलका आपको हटाना पड़ता है। प्याज खरीदते हो तो प्याज के ऊपर से छिलका हटाना पड़ता है, फिर उसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो खाने वाला हिस्सा होता है। आप तरबूज, खरबूज, आम खाते हो, कुछ हिस्सा हटाना पड़ता है ना, तो दोस्तों आप कह सकते हो कि ये सारी चीजें उसकी अशुद्धियां होती हैं। उसी तरह से कोई भी मिनरल्स चाहिए ना, वो मिनरल्स आपको डायरेक्ट ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं मिलता है। हाँ, वो प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन वो अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। उनको छान करके, गला करके, तमाम विधियों से फिर उनकी अंदर से अशुद्धियों को हटा करके चीजें बनाई जाती है। तो जो लोहा भी है ना, ये लौह अयस्क जो होता है, इसमें बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती हैं। उनसे जो लोहा तैयार किया जाता है वो 4 प्रकार का होता है। एक होता है मैग्नेटाइट, ठीक है, तो मैग्नेटाइट कैसे याद रखेंगे, मैग्नेट एक शब्द होता है, मैग्नेट, मैग्नेट माने क्या है, चुंबक, चुंबक लोहा को आकर्षित करता है, तो मैग्नेट याद रख लीजिए, मैग्नेट से बना लीजिए मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ये 2 सबसे बेहतरीन रूप माने जाते हैं लोहा
लोहा की। क्यों सबसे अच्छा माना जाता है? सबसे बेस्ट और बेस्ट क्वालिटी का लोहा कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। उसके बाद कौन सा होता है? हेमेटाइट। तीसरा क्वालिटी कौन सा होता है? लियोनाइट। क्या होता है? लियोनाइट। और चौथा कौन सा है? सिडेराइट। याद रखिएगा, ठीक है। ये 4 टाइप होता है। फिर से याद करिए, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट और सिडेराइट, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों मैग्नेटाइट जो लोहा होता है ना, इसका रंग काला होता है। कैसे पहचाना जाएगा? किसी के मन में आया कि सर कैसे पहचान करें? तो मैग्नेटाइट का रंग कैसा होता है? काला होता है। जबकि हेमेटाइट जो लोहा होता है ये लाल रंग का आता है, हल्का लालिमा होती है उसमें। और जो लियोनाइट वाला होता है वो पीला होता है, और जो सिडोराइट होता है वो भूरा कलर का होता है। आप अपने आसपास देखेंगे ना, ज्यादातर लोहे आपको कौन से मिलेंगे? सिडेराइट वाले मिलेंगे। जो थर्ड क्वालिटी का लोहा होता है ना, वो हमें ज्यादातर मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये वाला लोहा बहुत महंगा होता है। तो याद रखिएगा, सिडोराइट होता है या सिडेराइट होता है। अच्छा, लोहे का अंश कितना होता है? तो अगर मैग्नेटाइट लोहा है ना, तो उसमें लोहे का अंश 70% से अधिक होता है, ऐसे याद रखिए। और सबसे खराब वाले में 40% से कम होता है। 40% से ऊपर नीचे है तो सबसे खराब, और 70% से ऊपर लोहे का अंश है तो सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। बीच में एक 60 से 70% की कैटेगरी है, ये 40 से 60% की कैटेगरी है। तो हेमेटाइट वाला याद रखेंगे 60 से 70 हो गया, और लियोनाइट वाला याद रखेंगे 40 से 60 हो गया, ठीक है। तो याद रखिए, एक आप फार्मूला ना हो तो बना दीजिए, एम से मैग्नेटाइट, एच से हेमेटाइट, एल से लियोनाइट और एस से सिडोराइट, ठीक है। तो MHLS है, ठीक है, LHS, ठीक है, LHS तो उल्टा हो जाएगा MHLS, ठीक है। तो याद रखिएगा MHLS। आगे कह रहा है कहां कहां पर पाए जाते हैं? तो जो सबसे बढ़िया क्वालिटी वाला लोहा है दोस्तों मैग्नेटाइट, वो दक्षिण भारत में मिलता है, वो केवल दक्षिण भारत में ही मिलता है। जबकि आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे लोहा जो हैं आपके छोटा नागपुर पठार साइड में मिलते हैं, लेकिन उन लोहे में वो वाली क्वालिटी नहीं होती। तो याद रखिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं, यहां पर सबसे बेहतरीन क्वालिटी का लोहा मिलता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों जो आपका मैग्नेटाइट के बाद क्या आता है? आपका क्या आता है? हेलमेट वाला, हेमेटाइट, ठीक है। तो हेमेटाइट याद रखिएगा, ये झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाली बेल्ट में मिलता है। तो आप समझ गए ना, जो दक्कन वाली बेल्ट में मिलता है, जो साउथ वाली बेल्ट में मिलता है, वो सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा होता है। और जो दक्कन वाली बेल्ट में मिलता है, छोटा नागपुर पठार, ठीक है। तो याद रखिए, दक्कन कह रहा हूं, गलत हो गया, दक्कन मत बोलिए, ठीक है। छोटा नागपुर पठार वाली बेल्ट मिलता है, वो कौन सा होता है? दूसरे नंबर का लोहा होता है। और जो तीसरे नंबर का है लियोनाइट, ठीक है, वो औषधि शैलों से प्राप्त होता है। और जो सिडेराइट है वो भी औषधि शैलों से प्राप्त होता है। तो इसको आप याद रखेगा। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो इस पर बेस्ड होगा। मैं केवल लोहे के बारे में उस चैप्टर में बात करूंगा। लोहा और कोयला, ये दो चीजों में मुझे आपसे बहुत डिटेल में बात करना, बहुत डिटेल, मतलब जितना अधिकतम मैं आपको बता सकता हूं, ये एक एक लेक्चर के बराबर रहेंगे। फिर बाकी को पढ़ाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए अब दोस्तों कुछ और भी चीजें बता देता हूं, क्योंकि अपतटीय की भी जो बात किया था उसके बारे में एक बार चर्चा करना चाहूंगा मैं आपसे। तो लिख रहा है कि समुद्र संसाधनों के भंडार होते हैं। जाहिर सी बात है, समुद्र में बहुत सारे संसाधन होते हैं, और संसाधन न केवल भूमि पर पाए जाते हैं बल्कि समुद्रों में भी संसाधनों के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं, ये आप जानते रहिए, ठीक है। दोस्तों एक नाम सुना है अनक्लोज का, UNCLOS, ठीक है। तो ये अनक्लोज क्या होता है? UN माने होता है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। C माने हो जाता है कन्वेंशन, ठीक है, ऑन द लॉ ऑफ द सी, यानी समुद्र के नियम के ऊपर एक कन्वेंशन है जिसे बनाया है यूनाइटेड नेशन ने। मुझे नहीं पता इसके बारे में क्या है, लेकिन मैं इसके इस लाइन को पढ़ के बना रहा हूं। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने बनाया है कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन किया है ऑन द लॉ ऑफ द सी, यानी समुद्र के ऊपर जो नियम बनाया है उसके ऊपर एक कन्वेंशन है। तो वही बता रहे इसके बारे में, कर विभिन्न देशों को उनके आसपास के स्थित समुद्र पर अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1982 में इसको बनाया, फॉर्म किया, किसको? अनक्लोज को फॉर्म किया, ठीक है। और बहुत सारे देश इसके मेंबर हैं जो इसको मानते हैं। बात आता है कि इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ा? दोस्तों जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि पाकिस्तान और भारत की सीमा टच करती है, श्रीलंका और भारत की जलीय सीमा टच करती है, म्यांमार और भारत हो गया, या बांग्लादेश और भारत हो गया, ठीक है, इनकी सीमा भी टच करती है। ऐसे में डिस्प्यूट होता है, किस बात को लेकर डिस्प्यूट होता है? समुद्र में किसका अधिकार कितना है। समुद्र में जैसे बंगाल की खाड़ी के आसपास देखेंगे तो बहुत सारे देश हैं, अरब सागर के आसपास देखेंगे तो बहुत सारे देश हैं। तो उस अरब सागर पर या उस बंगाल की खाड़ी पर किसका कितना अधिकार क्षेत्र होगा, ये मुद्दे की बात आती है ना। अब कितना अधिकार क्षेत्र हो, डिसाइड कैसे हो? वो डिसाइड होता है अनक्लोज के थ्रू। किसके थ्रू? अनक्लोज के थ्रू। यहां पर दोस्तों इसके तहत यह बनाया गया कि देशों को उनके आसपास के समुद्री क्षेत्रों पर अधिकार देने के लिए 3 तरह की समुद्री सीमाएं निर्धारित की गई। कितने तरह
की 3 तरह की समुद्री सीमाएं निर्धारित की गई, ध्यान दीजिएगा। पहली सीमा रेखा बनाई गई आधार रेखा, जिसे बेस लाइन के नाम से जाना जाता है। दूसरा है रीजनल सी, जिसे क्षेत्रीय सागर के नाम से जाना जाता है। तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ के नाम से जाना जाता है। अभी तक आप दोस्तों जो है किसके बारे में जानते थे? स्पेशल क्या बोलते हैं उसको, सेज के बारे में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में जानते थे, वो एक अलग चीज है। यहां पर मैं EEZ की बात कर रहा हूं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात कर रहा हूं। तो चलिए एक एक करके, अब आपके मन में भी होगा कि सर बेस लाइन क्या है, रीजन लाइन क्या है, इन सबके EEZ क्या है, इसके बारे में भी सर बता दीजिए। तो आइए बातचीत करते हैं दोस्तों। पहली लाइन यहां पर दे रहा विथ मैप, अभी मैं आपको बताता हूं तो ध्यान दीजिएगा। आधार रेखा है, बेस लाइन क्या होता है, लिख रहा है जो भी देश समुद्र के किनारे हैं, नियम उनके लिए लागू है। नेपाल भूटान बीच में पड़ते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है। भाई नेपाल और भूटान की सीमा अगर समुद्र से मिलती ही नहीं है तो उनको चिंता करने की कोई बात है नहीं। जिनकी सीमा समुद्र से मिलती है, नियम उनके लिए कार्यरत है, इसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप तटीय देशों के लिए 12 समुद्री मील, ठीक है दोस्तों। होता क्या है कि हम लोग अपने यहाँ पर जनरली किलोमीटर में चीजें देखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर में चीजें नहीं दर्शाई जाती है। यहाँ पर समुद्र में एक अपना मापक होता है जिसको नॉटिकल मील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? जिसको नॉटिकल मील के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसको NM से डिनोट किया जाता है, NM, ठीक है। तो कह रहा है कि यहां पर 12 नॉटिकल मील, कितना? 12 तट से 12 नॉटिकल मील क्षेत्र को आधार रेखा माना गया है। तो यहां पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है। भाई अगर आपने, जैसे मान लीजिए आप मुंबई गए, आपको घूमने जाना है, अब मुंबई में एलिफेंटा नाम सुना होगा आपने, एलिफेंटा जो पड़ता है उसके लिए आपको इंडिया गेट जो है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है, इंडिया गेट दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया से आपको बोट मिलता है, उस बोट के थ्रू आप कहां जा सकते हैं? आप जो है जा सकते हैं एलिफेंटा की गुफाओं को देखने। तो वहां पर जाएंगे तो याद रखिए वो 12 नॉटिकल मील के अंदर है, तो वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, कोई व्यक्ति आ जा सकता है, समुद्र में घूमना चाहता है घूम सकता है, उसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी आपके लिए मनाही नहीं है। आप स्टीमर लीजिए, आप जाइए 12 नॉटिकल मील तक घूम के आइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है बेस लाइन, मतलब जहां पे कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है। लेकिन आप मुख्य भूमि से 12 समुद्री मील तक संबंधित देश किसी भी तरह उपयोग कर सकता है। वहां पे टूरिज्म के मामले में अगर उपयोग करना चाहे कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बंदरगाह का निर्माण कर सकता है, अपनी सैन्य गतिविधियां लगा सकता है, कुछ भी करे। लेकिन उसके आगे आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, ठीक है, समुद्री मील का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, उसको क्षेत्रीय सागर का अधिकार क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में क्या होता है, ये भी जो क्षेत्र होता है उस देश के लिए स्वतंत्र होता है, उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आम पब्लिक चाहती है कि हम इस वाले क्षेत्र में चले जाएं रीजनल सी में, तो वो नहीं जा सकती, उसको वहां जाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, तब वो रीजनल सी में जा सकती है, अदरवाइज नहीं जा सकती है। तो जो मछुआरे होते हैं, खास करके मछुआरे कभी मछली मारते मारते इस रीजनल सी तक चले जाते हैं, या रीजनल सी में खासकर बहुत ज्यादा मछलियां होती हैं, तो यहां के लिए उनको परमिशन जारी किया जाता है, ठीक है अधिकार क्षेत्र उस देश का ही होगा। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत का अधिकार क्षेत्र में आता तो है, वहां भारत कोई भी गतिविधि कर सकता है, लेकिन विदाउट लाइसेंस वहां जाना अवैध माना जाता है, ठीक है। यानी गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा, तब आप जाएंगे वहां पे। ये वाला क्षेत्र हो गया। तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको लेकर के तो बहुत डिस्प्यूट होता है, जिसको EEZ के नाम से जानते हैं। लेकिन आज क्षेत्रीय सागर से आगे और आधार रेखा से, यानी जो बेस लाइन था वहीं से काउंट किया जाता है, 200 समुद्री मील का जो क्षेत्र है, ये संलग्न आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। करा इस क्षेत्र में संबंधित देशों को संसाधनों के अन्वेषण, जैसे बंबई हाई हो गया, वहां पे कोई आपको संसाधन मिला, आप उस संसाधन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका दोहन कर सकते हैं, ये अधिकार मिलता है, ठीक है, उस देश को दिया जाता है। लेकिन एक बात और याद रखिए, इस समझौते के तहत अन्य राष्ट्र संलग्न आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अरब, मान लीजिए हमको बंगाल की खाड़ी में हमारे इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में कोई संसाधन मिला और उधर से बांग्लादेश, उधर से इंडोनेशिया, उधर से म्यांमार कहे नहीं हमारा भी है, ये संसाधन हमारा भी है, तो वो नहीं माना जाएगा उनका। क्यों? क्योंकि यह 200 नॉटिकल मील, आप याद रखिएगा, ये 200 नॉटिकल मील तक हमारी भूमि मानी जाती है, हमारी जल सीमा मानी जाती है। उस जल सीमा में जो कुछ भी रहेगा वो हमारा रहेगा, ठीक है। हाँ, एक बात है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो नेवी है ना, वो यहाँ पर
गश्त करती है और देखती है कि कोई बाहरी व्यक्ति भारतीय सीमा के अंदर एंटर न करने पाए। ठीक है, तो याद रखेगा। इस समझौते के तहत भारत अपनी मुख्य भूमि से तो संसाधनों का दोहन कर ही सकता है, बाकी 200 नॉटिकल मील समुद्र में जाकर भी अपने संसाधनों का इस्तेमाल वो कर सकता है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। एक बार मैप के थ्रू देख लीजिए। मान लीजिए आपका लैंड है, लैंड से ये जो पहली वाली लाइन है ना, ये 12 नॉटिकल मील है। तो यहां दे रहा है कि टेरिटोरियल सी है। ठीक है, यानी ये इसी से जुड़ा हुआ है। 12 नॉटिकल मील इस बेस लाइन तक आप जो है आ सकते हैं। ठीक है, जैसे बेस लाइन एक्चुअली में दोस्तों ये शुरुआती में देखा जाए तो लैंड यहां पर बेस लाइन आपका यहां तक लिया गया, उसके बाद उस बेस लाइन से 12, क्योंकि टोटल 24 लिया जाता है ना, तो इधर से टोटल 24, तो 12 लिए तो 12 और आगे बढ़ जाइए। एक कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस जोन होता है, जो क्षेत्रीय जोन होता है, उसके बारे में बात करें। 12 नॉटिकल मील तक ये भी आते हैं, और शुरू से लेकर 1200 नॉटिकल मील आ जाएंगे तो EEZ वाला हो जाता है क्षेत्र, तो उसको भी दोस्तों आप याद रखिएगा। ठीक है, और इधर आपका हाई सी होता है या डीप सी होता है। ठीक है, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे दोस्तों कुछ पॉइंट आपके लिए हैं जो इस चैप्टर से संबंधित हैं, तो मैं चाहता हूं उसको भी आप लोग याद रखिए। जैसे मैंने कल आपको बहुत सारे पॉइंट याद कराए थे, तो आज भी बहुत सारे पॉइंट आपको याद कराने वाला। सुनिएगा, कह रहा भारत में अधात्विक खनिज हो या धात्विक खनिज हो या ईंधन खनिज हो। अरे सीधे सीधे बोलो ना, भारत में ईंधन की, भारत में खनिजों की बात कर रहा है, तीनों भागों में बांट के बोलने की क्या जरूरत है। कह रहा भारत में खनिज केवल कोयला भूमि से मिलता है, सॉरी ईंधन खनिजों में केवल कोयला, अच्छा ठीक है भूल गया यहाँ पर क्या बोल रहा है। कह रहा है ये जो तीनों तरह के खनिज होते हैं, चाहे अधात्विक हो, चाहे धात्विक हो, चाहे ईंधन खनिज हो, कह रहा है इनमें से कोयला ही एक ऐसा चीज है जो हमें केवल मुख्य भूमि से मिलता है, बाकी ज्यादातर चीजें अलग अलग जगहों से प्राप्त हो सकती है। जैसे जो ईंधन है वो खास करके कहाँ से मिलते हैं, तो ईंधन वाले क्षेत्र जो है वो अपतटीय क्षेत्रों में मिलते हैं। ऐसा नहीं कि मुख्य भूमि से ईंधन वाले क्षेत्र नहीं मिलते, वहां से भी मिलते हैं, लेकिन अपतटीय क्षेत्रों में इनका बहुत बड़ा मात्रा होता है, इस वजह से इसको यहां बताया जा रहा है। याद रखिए, जैसे दे रहा है भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 60% पेट्रोलियम उत्पादन कहां से होता है, ये अपतटीय क्षेत्र है। मुंबई महाराष्ट्र के अंतर्गत आता तो है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है मुंबई हाई, वहां से हमें बहुत बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम प्राप्त होता है। लिख रहा है मुंबई हाई महाराष्ट्र के पास अरब सागर में स्थित है, और इसको याद रखिएगा। कह रहा ठीक इसी प्रकार कृष्णा गोदावरी बेसिन का नाम सुना होगा, या गोदावरी कृष्णा बेसिन का नाम सुना होगा, ये आंध्र प्रदेश के मुहाने पर स्थित है। यहां पर भी अपतटीय क्षेत्र है जिसका नाम है रावा। जैसे आपने याद किया महाराष्ट्र ना, महाराष्ट्र में कौन सा है, हाई, तो कैसे याद रखोगे, महाराष्ट्र की लाइफ भी कैसी है, हाई फाई है ना, है कि नहीं भाई, इतनी बड़ी दुनिया है, ड्रीम सिटी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखे बहुत हाई फाई लोग वहां रहते हैं, तो हाई याद रख लीजिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या है, रावा, आंध्र प्रदेश में क्या है, रावा, तो याद रखेगा आंध्र प्रदेश में रावा। ठीक है, ये भी अपतटीय क्षेत्र है आंध्र प्रदेश वाला। कह रहा है कि मुंबई हाई अपतट क्षेत्र, भारत का सर्वाधिक प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम वहां से निकाला जाता है, इस तथ्य को भी आप याद रखेगा। कह रहा भारत के संविधान के अनुसार मुख्य भूमि से खनिजों के संसाधन पर राज्यों का अधिकार प्राप्त है। भाई मुख्य भूमि पर अगर कहीं खनिज मिला ना, वो जिस राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है उस पर उसका अधिकार माना जाता है। जैसे कर्नाटक के बेल्लारी जिले से यदि वहां कोई खनिज निकाला जाता है, या उड़ीसा के क्योझर से कोई खनिज निकाला जाता है, तो याद रखिए उस पर वहां की राज्य सरकारों का अधिकार होता है। यहां पर बेल्लारी पर कर्नाटक सरकार का अधिकार होगा, क्योझर पर उड़ीसा सरकार का अधिकार होगा। लेकिन याद रखिए अगर कोई अपतटीय क्षेत्र आ जाता है, तो अगर वहां से कोई संसाधन मिलता है तो उस पर सीधा सीधा केंद्र सरकार का अधिकार माना जाएगा। ठीक है, केवल अपतटीय पर। अब मुझे नहीं लगता कि आपको अपतटीय शब्द को लेकर के कोई दिक्कत होगी। कह अपतटीय क्षेत्र से होने वाले खनिज उत्पादन को राज्य सरकार के उत्पादन में नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि वो केंद्र सरकार के हिस्से में आता है। तो मुंबई हाई के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ईंधन खनिजों के अंतर्गत, ध्यान दीजिए, ईंधन खनिजों के अंतर्गत ज्यादा खनिज मूल्य किसका होता है, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का। भाई सबसे ज्यादा मांग और डिमांड भी किसका है, प्राकृतिक गैस और किसका, भाई सबके घर में देखिए गैस इस्तेमाल हो रहा है, सबकी गाड़ी में पेट्रोल पड़ रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा बहुमूल्य खनिज कौन सा है, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम सबसे ज्यादा बहुमूल्य है। कर भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, मुंबई हाई है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा पेट्रोलियम रिजर्व की बात करें, उत्पादक की बात करें, अगर मैं अपतटीय वाले बात करेंगे तब ये पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादक की बात करें तो गुजरात नंबर 1 पर आ जाता है। ठीक है, नॉर्मली मुख्य भूमि से जो मिलता है उसमें गुजरात है, अदरवाइज अगर तटीय क्षेत्रों को शामिल करेंगे तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पर मुंबई हाई आ जाएगा। ठीक है,
कह रहा प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम दोनों एक साथ पाया जाता है। कई बार आपके मन में होता है कि सर ये मिलता कैसे। दोस्तों याद रखिए, जहां भी पेट्रोलियम पाया जाता है ना, उसके ऊपर गैस की परत तैरती हुई रहती है। गैस क्या होता है? तैरता है। जाहिर सी बात है, गैस ऊपर होगा, पेट्रोल तो नीचे होगा, है कि नहीं। तो याद रखिए, प्राकृतिक गैस जो होता है ये पेट्रोलियम भी तरल अवस्था में पाया जाता है और इसके ऊपर ये जो प्राकृतिक गैस होता है तैरता हुआ रहता है। धरती के नीचे के जो चट्टानी भाग है, जो भूगर्भ है, पहले वहां से गैस निकलती है। इससे ही हम क्या करते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का नाम देते हैं, जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी कहा जाता है। ठीक है, जो आप एलपीजी पढ़ते हो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है, ये खतरनाक होता है। आपने गाड़ियों में देखा होगा, गाड़ियों में सीएनजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वो यही होता है जो यहां से प्राप्त होता है। ठीक है, करा संपीड़ित प्राकृतिक गैस के तत्पश्चात पेट्रोलियम पदार्थ बनाए जाते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल, आपके मिट्टी के तेल, केरोसिन ऑयल, आपके मोम वगैरह आ जाते हैं। वो सब याद रखें। अंतिम फॉर्मेट में वैसलीन वगैरह आते हैं। ठीक है, उसको याद रखेगा। लिख रहा अपतटीय क्षेत्र, ध्यान दीजिए, अपतटीय क्षेत्र के खनिज उत्पादन मूल्य के बाद राज्यों में उड़ीसा पहले स्थान पर। अगर अपतटीय वालों को तो हटा ही दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा बहुमूल्य ईंधन हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कर अगर पूरे राज्य में बात करें तो उड़ीसा नंबर 1 पर आता है, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा खनिज संसाधन है, और झारखंड नंबर 2 पर आता है। ठीक है, उड़ीसा नंबर 1 पर और झारखंड नंबर 2 पर। तो उड़ीसा उड़ करके पहले पे चला गया है, ठीक है, और झारखंड नंबर 2 पर है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। कह रहा धात्विक खनिजों में सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन मूल्य किसका है? लोहे का है। अगर हम धात्विक खनिजों में आए तो सबसे ज्यादा बहुमूल्य खनिज हमारे पास कौन सा? लोहा है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा मात्रा में भी है और यही सबसे बहुमूल्य है। कह रहा यद्यपि सोना भी एक बहुमूल्य धातु है। कई लोग बोल सकते हैं भाई लोहा बहुमूल्य है तो सोना क्या है? सोना तो और भी ज्यादा बहुमूल्य है। हाँ, सोना है बहुमूल्य, लेकिन उसके उत्पादन जो है भारत में बहुत सीमित मात्रा में होते हैं, बहुत ज्यादा हमारे पास सोने का रिजर्व नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सोने का उत्पादन मूल्य भी लोहे की अपेक्षा क्या है? कम है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा भारत लोहे में अगर देखा जाए तो चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखिए, ये आंकड़ा बदलता रहता है। ठीक है, ये आंकड़ा मैं आपको जब लोहे वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां आपको नए नए आंकड़े दूंगा, ताकि आप जो है नए आंकड़ों से हमेशा चीजें याद रख सको। तो कह रहा भारत लोहे का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। कह रहा भारत लोहे का एक मुख्य निर्यातक देश भी। जब खूब प्रोडक्शन होता है तो सारा लोहा अपने देश में इस्तेमाल थोड़े किया जाएगा, कुछ लोहा एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, निर्यात भी किया जाएगा। कह रहा यहाँ से लोहे को निर्यात जो किया जाता है उसमें सबसे ज्यादा लोहे का निर्यात जापान को किया जाता है। क्यों? जापान में लोहा नहीं होता क्या? हाँ, जापान में लोहे का उत्पादक नहीं होता है, उत्पादक देश नहीं है, लेकिन जापान लोहे को खरीद करके उसको परिष्कृत करके वो उसको फिर से एक्सपोर्ट कर देता है। मतलब समझे, मतलब हमारे देश से खरीदता है, उसको फिनिशिंग करता है, उसमें थोड़ा सा और माल मटेरियल लगाता है, फिर से उसको बेच देता है, वो भी एक्सपोर्ट करता है। तो उसके लिए भी हमारे यहाँ से जो लोहा जा रहा है उसके लिए कच्चा माल है, वो जब उसे परिष्कृत कर दे रहा है तो वो फिनिश गुड में बदल जा रहा है, फिर वो उसको क्या कर देता है? एक्सपोर्ट कर देता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा प्रत्येक खनिज, ध्यान दीजिए, बस पढ़ते चलिए आप। कह रहा प्रत्येक खनिज एक निश्चित चट्टानी संरचना के अंतर्गत ही पाया जाता है। दोस्तों, तो मैं पहले ही बता दिया हूं आपको भाई, 5 तरह की चट्टानी बेल्ट होते हैं। जो बेल्ट होते हैं 5 तरह के बेल्ट होते हैं। हर खनिज अलग अलग बेल्ट में पाया जाता है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक विशेषता होती है। उदाहरण के लिए लोहा हो गया, मैंगनीज हो गया, तांबा जस्ता हो गया, निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया, सोना हो गया, ये सभी धारवाड़ युगीन चट्टानों में पाया जाता है। ये सब धात्विक खनिज हैं। धात्विक में भी याद रखिए, लोहा में लौह वाले में आ जाएगा, ठीक है, और मैग्नीज लौह वाले में आ जाएगा, तांबा अलौह में आ जाएगा, जस्ता अलौह में आ जाएगा, निकिल लौह में आ जाएगा, लौह में आ जाएगा, क्रोमियम लौह में आ जाएगा, ठीक है, और ये अलौह में आ जाएगा। ठीक है, ये सब जब आप पढ़ेंगे ना, कहीं पे देखिए ना, तुरंत बताइए लौह है क्या लौह है, आदत बनाइए। जब आप आदत बनाएंगे धीरे धीरे सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो मैंने आपको ये भी बताया था, ध से धात्विक, ध से धारवाड़ीय। तो धारवाड़ी जो क्रम है वहां पर सबसे ज्यादा धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं, सबसे ज्यादा। जिस तरह से कुडप्पा वाले में चूना पत्थर मिलता है, उसी तरह से धात्विक वाले में क्या मिलता है? याद रखें, धात्विक खनिजों की मात्रा ज्यादा होती है। सॉरी, धात्विक नहीं, धारवाड़ वाले क्रम में। ठीक है, करा चूना पत्थर और बलुआ पत्थर ये बिंद क्रम की चट्टानों में भी पाए जाते हैं। चलिए, कुडप्पा के बाद एक और क्रम की चट्टानें आप याद रखिए आज से, बिंद क्रम की चट्टानें। जहां जहां बिंद क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, खास करके वहां पर चूना पत्थर और बलुआ पत्थर देखने को मिलते हैं। और कोयला की बात करें तो कोयला गोंडवाना वाले सेक्टर में बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो याद रखिएगा गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना में कोयला, गोंडवाना में कोयला, तो इसको याद रखेगा। ठीक है, चलिए, और कह रहा है कि पेट्रोलियम वगैरह की बात करें तो टर्सरी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो एक बार याद करिए फिर से। देखिए, मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया
धारवाड़ में धातु वाले मिलेंगे, धात्विक खनिज मिलेंगे। चलिए एक एक पॉइंट आप याद रखिए जो आपको याद करना है। कुडप्पा में क्या मिलेगा? कुडप्पा में मैंने बताया था कटप्पा, कटप्पा से बताया था मैंने चूना पत्थर, ठीक है। कडप्पा में भी चूना पत्थर हो गया। और आज हमने एक और पढ़ा, आज हमने क्या पढ़ा? विंध्य क्रम की चट्टानें। कहीं पर अगर विंध्यन क्रम की चट्टानें हो ना तो उसमें से भी चूना पत्थर, बलुआ पत्थर की विशेषता वाली चीजें मिलती हैं, ठीक है। इससे विंध्य क्रम की चट्टानों में कैसे याद रखेंगे दोस्तों? आप उत्तर प्रदेश में विंध्य क्रम देखा होगा, विंध्य शैल समूह देखा होगा, उसके आसपास में मिर्जापुर वगैरह क्षेत्र हैं, चुनार वगैरह क्षेत्र हैं, और वहां से जो है सबसे ज्यादा मात्रा में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर निकाला जाता है। तो विंध्य में आप याद रखेगा, ठीक है, विंध्य, ठीक है। तो विंध्य में याद रखेगा। अच्छा कैसे याद रखेंगे? चलिए इसके बारे में एक छोटा सा ट्रिक भी आपको बता देता हूं। अतः ये बात बताइए, चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, पत्थर तोड़ना आसान काम है, बड़ा कठिन काम है? सर है तो बड़ा कठिन। अगर मान लीजिए पत्थर तोड़ तोड़ के एक महल बनाना हो, ठीक है, बाहुबली जैसा ही कोई महल बनाना हो, तो बताइए कठिन कार्य है कि बड़ा आसान काम है? सर काम तो बड़ा कठिन है। तो काम बड़ा कठिन है तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है आपको सुबह से संध्या हो जाए, ठीक है। तो विंध्यन से संध्यन याद रख लीजिएगा, ठीक है, संध्या यानी सुबह से शाम हो जाएगा आपको काम करते करते, तब भी यह काम खत्म नहीं होने वाला। इसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए कई बार आप जब बेल्ट याद रखोगे ना तो धीरे धीरे आपको पूरा चट्टानी क्रम समझ में आएगा। मैंने क्यों कहा ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है। आप अगर मेरा साथ देंगे तो 4 से 5 लेक्चर में ये चैप्टर मैं आपकी जुबान पे ला दूंगा, लेकिन मैं जैसे पढ़ाता हूं आपको वैसे पढ़ना पड़ेगा, सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। चलिए इतना पॉइंट आपको याद हो गया। अगला याद रखिए गोंडवाना। गोंडवाना क्या याद रखिए? गोंडवाना याद रखिए। गोंडवाना में कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला, कोयला, ठीक है। गोंडवाना क्रम में क्या होता है? कोयला पाया जाता है, ठीक है। तो गोंडवाना कैसे याद रख सकते हैं? कोई फार्मूला आप खुद बना लीजिए, मुझे तो बचपन से याद है, ठीक है। मतलब जब से पढ़ रहा हूं, बचपन कहने वाले में समझिए कि बचपन से ही पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। तो कोयला जो है ये गोंडवाना चट्टान क्रम में पाई जाती हैं। बाकी टर्शियरी में क्या होता है? टर्शियरी में वो प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। लिख रहा है छोटा नागपुर खनिज पेटी, यहाँ पे तो हम लोग पढ़े छोटा नागपुर के बारे में। कह रहा है यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानों भी पाई जाती हैं और आपके धारवाड़ युगीन चट्टानें भी पाई जाती हैं। इसीलिए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्रम कौन सा माना जाता है? बेल्ट इस छोटा नागपुर पेटी को माना जाता है, ठीक है। इसको उत्तर पूर्व पेटी भी कहा जाता है, याद रखेगा। कह रहा छोटा नागपुर खनिज पेटी में न केवल कोयला पाया जाता है बल्कि और सारे बहुमूल्य खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे बॉक्साइट वगैरह हो गया, लोहा वगैरह हो गया, ठीक है। इसीलिए इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ये चीजें भी आप याद रखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में और एक बेहतर तैयारी के साथ आपको और भी चीजें दी जाएंगी। बड़ा मजा आएगा पढ़कर। आप बस अपने तरफ से पॉजिटिव कमेंट देना शुरू करो और इस चैप्टर पर आप हमारे साथ बनो। 2 ही लेक्चर भी इसका हुआ है, 3-4 लेक्चर के अंदर दोस्तों ये पूरा का पूरा चैप्टर ऐसे सिमट जाएगा ना, आपको लगेगा यार फुटबॉल खेलते हैं इसके साथ। चैप्टर में आप कोई भी आदमी कुछ भी पूछेगा ना, आप हर समय बता दोगे, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर से करिए, हाथ जोड़कर निवेदन है। देखिए इतनी ईमानदारी से आप सभी को पढ़ाया जा रहा है, इतना तो हमारा हक बनता है ना कि प्लीज वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, एप्लीकेशन पर बहुत कुछ दिया गया है तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।